नमस्कार, 11 की गर्जना देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत लखनऊ से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। मणिपुर हिंसा में फंसे उत्तर प्रदेश के 80 से ज्यादा छात्र, जी एनआईटी इंफाल से बीटेक कर रहे छात्र वहां पर फंसे हुए हैं हिंसा के बीच में। मदद की अपील पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है उनकी गुहार का, और मुख्यमंत्री योगी ने गृह विभाग को मदद के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने मणिपुर के मुख्य सचिव से वार्ता करके हर संभव मदद का अनुरोध किया है। यूपी के राहत आयुक्त कार्यालय को मणिपुर सरकार के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 80 छात्र उत्तर प्रदेश के वहां पर फंसे हुए, उन्होंने मदद की गुहार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार से। एनआईटी इंफाल से बीटेक कर रहे छात्र, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो इस खबर पर हमें और ज्यादा और विस्तृत जानकारी देंगे। वीरेश, देखिए, जो छात्र फंसे हैं उन्होंने गुहार लगाई और उनके परिजनों ने भी गुहार। मुख्यमंत्री कार्यालय में जो उनके परिजन हैं उन्होंने संपर्क किया और इस बात को कहा मुख्यमंत्री कार्यालय से कि जो हमारे बच्चे फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जाए और उन्हें घर पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों का संज्ञान लिया है, जो फंसे हुए बच्चे हैं उनका संज्ञान लिया है और खुद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को ये कमान सौंपी है। संजय प्रसाद ने कमान संभालते हुए मुख्य सचिव मणिपुर से बात की है और सभी का जो रेस्क्यू है, सभी को सुरक्षित यूपी लाने की जो तैयारी है उसको भरोसा दिया है कि उसे किया जाएगा और परिजनों को भी आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द उनके बच्चे सुरक्षित घर पहुंचेंगे। इस बाबत जो सरकार के स्तर पर तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। संपर्क लगातार चल रहे हैं। यूपी के राहत आयुक्त कार्यालय को मणिपुर सरकार से समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। जो राहत आयुक्त हैं वो लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं सरकार से। साथ ही संजय प्रसाद का कोऑर्डिनेशन चीफ सेक्रेटरी मणिपुर से चल रहा है। केंद्र सरकार से भी मदद की गुहार लगाई गई है। केंद्र सरकार के तहत जो चीजें हो सकती हैं उस पूरी तरीके से जो लक्ष्य है मुख्यमंत्री का कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित घर लाया जाए। राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका वीरेश। उत्तर प्रदेश के 80 से ज्यादा छात्र जो फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस लाने के प्रयास जारी हैं। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में अब खाप भी उतर आई है। जी, खाप चौधरी आज पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने भी पहलवानों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। पंजाब से महिलाएं भी खिलाड़ियों का साथ देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच चुकी हैं। और आपको बताएं कि भारतीय किसान यूनियन उग्राहा पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन है और इनकी मांग है कि खिलाड़ियों से अभद्रता करने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मियों को सस्पेंड किया जाए, साथ साथ कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। खाप भी अब समर्थन में उन पहलवानों के जो जंतर मंतर पर लगातार पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। और पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा, उसके लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और वहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है और उससे जुड़ी जो सबसे बड़ी 4 तस्वीरें हैं इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं 23 अप्रैल से धरने पर कई मेडल विनर्स पहलवान बैठे हुए हैं भारत के, और आप देख सकते हैं कैसे पूरा जंतर मंतर का इलाका, पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील है। आप देख सकते हैं कि पहलवानों के समर्थन में कैसे खाप पंचायतें अब वहां पर पहुंचने वाली हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग भी अब जोर पकड़ती जा रही है। ये भी एक मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। सीधा आपको जंतर मंतर ही लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहां से, और वो हमें बताने वाले हैं कि इस वक्त वहां पर वातावरण क्या है जब इतने सारे लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं पहलवानों के समर्थन में। अविनाश, देखिए राजेंद्र, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं जंतर मंतर की। यहाँ पे पहलवान लगातार धरने में बैठे हैं। 2 हफ्ते आज कंप्लीट हो गए हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अभी अगर बात करें तो खाप पंचायत के जो तमाम सारे नेता हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे करके पहुंच रहे, चूंकि 11 बजे का वक्त दिया गया था। अभी तमाम सारे नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कई सारे किसान यहाँ पे जरूर पहुंचे और इसके साथ साथ अगर बात करें तो हरियाणा की एक खाप पंचायत यहाँ पे आई है, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सारी खाप पंचायत है या राजस्थान की जो खाप पंचायत है, दिल्ली की खाप पंचायत है, उसे अभी यहाँ पे पहुंचना बाकी है।
और सुरक्षा भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आज यहाँ पे चाक चौबंद है, क्योंकि जिस तरीके से खाप पंचायत के लोग आ रहे हैं तो दिल्ली पुलिस ने भी यहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं, जिससे कि भी किसी भी तरीके से अनहोनी ना होने पाए। तमाम तरह जो जवान हैं दिल्ली पुलिस के वो सारे यहाँ पे तैनात किए गए हैं और अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पे तैनात की गई है। सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। चूंकि लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल आईपीएस अधिकारी भी नियुक्त कर रखा है, जिन तमाम सारी जगहों की कानून की व्यवस्था की देखरेख कर रहा है। 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी बता रहे हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ पे आने में। अभी पहलवान भी यहाँ पे नहीं आए हुए हैं, पहलवान भी कुछ देर पे यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद फिर अगर बात करें तो खाप पंचायत जिस तरीके से तमाम सारे नेता यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद फिर मंत्रणा शुरू होगी कि आगे किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को घेरा जाए, किस तरीके से उनके खिलाफ प्रदर्शन तेज किया जाए, जिससे कि उनकी गिरफ्तारी की जो मांग पहलवान पिछले 2 हफ्ते से कर रहे हैं वो हो सके। पहलवानों की एक ही मांग है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी और वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पे इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भारी संख्या पे यहाँ पे फोर्सेस तैनात किया गया है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पे वाटर कैनन समेत तमाम सारी तैयारियां यहाँ पे की गई है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे खाप पंचायत के नेता आ रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली के खाप पंचायत के नेता बल्कि उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के 4 राज्यों की खाप यहाँ पे आ रही है और उन 4 राज्यों की खाप अगर बात करें तो पहलवानों के साथ बैठ के बातचीत करेगी, उनको अपना समर्थन देगी और आगे मंत्रणा करेगी कि इस तरीके से आंदोलन प्रदर्शन तेज किया जाए। हरियाणा की अभी एक खाप पंचायत वहां पर पहुंची है और पंचायतों के लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। आपके पास हम आगे भी आएंगे। अविनाश, फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह ने अब एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में बृजभूषण शरण सिंह ने खाप पंचायतों के अध्यक्षों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर गांव की बेटियां जो पहलवानी करती हों उनसे सवाल पूछें, अगर वो कह दें कि मुझ पर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, तो वो जो इच्छा हो वो कर लें। बृजभूषण शरण सिंह ने पश्चिमी यूपी और हरियाणा की खाप पंचायतों से कहा है कि ये लड़ाई वो उनके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और ये कहानी क्यों बनाई गई है ये सबको बाद में पता चलेगा। मेरे ही बच्चे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये दिन भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, कौन सा समय था। मैंने देश की कुश्ती के लिए क्या क्या नहीं किया और आज जो अचानक जिनके लिए मैं बहुत खराब हो गया, जो पहले मेरे घर आते थे, मेरा पांव छूते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज उमेश पाल शूटआउट केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्या से पहले उमेश पाल का माफिया अतीक अहमद से फोन पर झगड़ा हुआ था। जमीन से जुड़े एक मामले को लेकर अतीक और उमेश पाल में विवाद हुआ था और फोन पर हुए विवाद में अतीक ने उमेश पाल को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। गुड्डू मुस्लिम ने अपने फोन से कराई थी उमेश पाल की अतीक से बातचीत। जी, उमेश पाल शूटआउट केस से तकरीबन 2 महीने पहले यह बातचीत कराई गई थी और बातचीत कराने के लिए उमेश पाल के घर गया था बमबाज गुड्डू मुस्लिम। बातचीत के दौरान अतीक ने साबरमती जेल से उमेश पाल को धमकाया था और धमकी के बावजूद उमेश पाल के नहीं डरने पर अतीक ने जान से मारने की बात कही थी। तो बड़ा अपडेट और चौंकाने वाला खुलासा, 2 महीने पहले अतीक का फोन पर झगड़ा हुआ था उमेश पाल से और यह बातचीत गुड्डू मुस्लिम ने कराई थी। फोन पर ही अतीक ने उमेश पाल को अंजाम भुगत लेने की धमकी दी थी। उमेश पाल की अतीक से बातचीत गुड्डू मुस्लिम ने कराई थी शूटआउट से करीब 2 महीने पहले। कुछ और तथ्य आपके सामने रख दें। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हतीफ से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। उनके मुताबिक दोनों के बीच पहले कई बार फोन पर बातचीत हुई। एक जमीन और पैसों के कुछ लेन देन को लेकर दोनों में बातचीत होती थी। उमेश पाल ने हत्या से पहले अतीक अहमद का फोन उठाना बंद कर दिया था। गुड्डू मुस्लिम बात कराने के लिए उमेश पाल के घर गया। फोन पर अतीक और उमेश पाल के बीच तीखी तकरार हुई। उमेश पाल ने भी फोन पर अतीक को बुरा भला कह दिया था। उमेश पाल की निडरता से अतीक अहमद बौखला गया। सौलत हतीफ ने बताया कि बौखलाहट में अतीक ने हत्या का प्लान बनाया। फोन पर हुआ विवाद ही उमेश पाल शूटआउट केस की सबसे बड़ी वजह था और यह बात अतीक के वकील ने पूछताछ में बताई। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात। लेकिन जमीन को लेन देन में, पैसे के लेन देन में क्या विवाद था जिसपे दोनों के बीच में बातचीत होती थी? आइए समझते हैं मोहम्मद मोइन से। हमारे संवाददाता प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, हमारे दर्शक बेशक जानना चाहेंगे कि किस जमीन के विवाद में दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, क्योंकि तो पहले ही एक मुकदमा चल रहा था, अतीक के खिलाफ बयान की बात थी और अतीक के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे उमेश पाल। तो फिर जमीन का विवाद और उसको लेकर दोनों में बातचीत और पैसों का लेन देन, ये क्या था?
देखिए, आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस को तकरीबन 2.5 महीने का वक्त बीत चुका है। 2.5 महीने की जांच में पुलिस को अब तक ये समझ में नहीं आया था कि आखिरकार हत्याकांड का मोटिव क्या था। आखिरकार अतीक अहमद ने उमेश पाल और दोनों सरकारी गनरों की हत्या क्यों कराई थी, क्योंकि जिस मामले में उमेश पाल ने मुकदमा दर्ज कराया गया अपने अपहरण के केस में, वो उसमें सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी थी और उसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला था। अब जब अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ से पूछताछ की गई है, पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की गई है, तब ये चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को मिली है कि वारदात से तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले अतीक अहमद ने उमेश पाल से फोन पर बातचीत की थी। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को उमेश पाल के घर भेजा था। गुड्डू मुस्लिम ने ही अपने फोन से अतीक और उमेश पाल के बीच बातचीत कराई थी। किसी जमीन को लेकर कोई विवाद था। दरअसल अतीक अहमद उमेश पाल के किसी परिचित की जमीन हथियाना चाहता था, कब्जा करना चाहता था। उमेश पाल उस मामले में रुकावट बन रहे थे, इसीलिए अतीक अहमद ने धमकी दी थी उमेश पाल को। तो ये लेन देन का विवाद था, जमीन का विवाद था और साथ ही साथ कुछ पैसों का विवाद भी था, जिसे लेकर अतीक अहमद लगातार धमका रहा था। और जब बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने फोन पर बातचीत कराई, उमेश पाल धमकी से डरे नहीं, उन्होंने निडरता से मुकाबला करने की बात कही, तो अतीक अहमद बौखला गया और उसने उसके बाद ही उमेश पाल की हत्या कराने का फैसला लिया। बरेली जेल में बंद अपने भाई अशरफ को इसकी जिम्मेदारी दी, अपने बेटे असद को बुरा भला कहा और कहा कि उमेश पाल ने फोन पर उसकी बेइज्जती की है, इसलिए उसका बदला लिया जाना जरूरी है। और इसी के बाद उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश रचनी शुरू हो गई। कई शूटर बरेली जेल में गए, वहां अशरफ से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, कई घंटे तक बातचीत हुई, पूरा प्लान तैयार किया गया और तकरीबन 1 दर्जन आईफोन खरीदे गए। तो अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हत्या का मोटिव क्या था, क्यों अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल की हत्या कराई। तो ये जो अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने जानकारी दी है, पुलिस में बयान दिया है, उससे हत्या की जो वजह है, वजह काफी हद तक साफ हो गई है। और यह भी कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले के वर्कआउट में अब पुलिस को जो है आसानी होगी। पुलिस को हत्या की वजह समझ में आ गई है, किन लोगों ने हत्या कराई ये साफ हो गया है। तमाम जो शूटर्स और बमबाज थे उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में पहले ही कैद हो गई थी। तो अब यह कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस की जो गुत्थी लगातार उलझी हुई थी और लगातार उलझती चली जा रही थी, वो अब तस्वीर साफ हो गई है और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोइन। आपने बता दिया विस्तार से हमारे दर्शकों को कि यह प्रकरण कैसे आगे बढ़ा और हत्या का मोटिव क्या था उमेश पाल की। आगे बढ़ते हैं। यूपी में पीएफआई को लेकर एटीएस की छापेमारी चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका में छापे मारे जा रहे हैं। लखनऊ के अलावा मेरठ, मुरादाबाद में छापे मारे गए हैं। वाराणसी, आजमगढ़ और बहराइच में भी छापा मारा गया है। पीएफआई सदस्यों की तलाश में एटीएस की छापेमारी जारी है। बहराइच से नजम कमर से जांच एजेंसियों की पूछताछ चल रही है। पीएफआई के संदिग्ध अब्दुल खालिक से भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लखनऊ के विकास नगर इलाके से भी कुछ संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। छापे यहां पर पीएफआई सदस्यों की तलाश में एटीएस के। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता और अपडेट देंगे। विवेक। देखिए राजन, पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है, 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन एक्टिविटीज इसकी थम नहीं रही है। लगातार जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हों, चाहे समाज विरोधी क्रियाकलाप हो, उसमें पीएफआई का हाथ सामने आ रहा है। उसके तमाम एजेंट्स हैं, स्लीपर सेल के लोग हैं, वो लगातार एक्टिव है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, तो ये माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से मैं कह रहा हूं कि वहां पर गड़बड़ी फैलाने की कुछ आशंकाएं सृजित की जा रही थी। ऐसी साजिश रची जा रही थी कि चुनाव में कोई वहां पर जो अराजकता है वो पैदा की जा सकती है, या फिर कोई हिंसात्मक गतिविधि की जा सकती है, कोई ऐसा काम किया जा सकता है जिससे चुनाव प्रभावित हो। ये जब जानकारी मिली है एटीएस को और सुरक्षा एजेंसियों को, तो उन्होंने पीएफआई के जो स्लीपर सेल के लोग हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, जो अभी एक्टिव हैं, उनकी तलाश शुरू की। और आजमगढ़ से लेकर बहराइच से लेकर, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या सेंट्रल यूपी हो, लखनऊ आसपास के ठिकानों पर छापेमारी चली है। कल देर शाम से छापेमारी शुरू हुई और इसमें बहराइच से एक नजर कमर को उठाया गया था, उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, बनारस से भी 4-5 लोग उठाए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, वहां पर पीएफआई के जो संदिग्ध है उनकी तलाश पे रेड की जा रही है। लखनऊ में जो विकास नगर इलाका है, वहां पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में
एक पीसीओ में काम करने वाले 2 युवकों को उठाया गया है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया में। तो ऐसे तमाम संदिग्ध लोगों को उठाकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि चुनाव जोरों पर है और मुख्यमंत्री से लेकर सारे जो बड़े नेता है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं और वहां पर लगातार रैलियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री दिन में 4-4 बार रैलियां कर रहे हैं, 4-4 जगह पर रैलियां कर रहे हैं, डिप्टी सीएम तमाम जगह पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो पब्लिक रैली है, मीटिंग्स है, वहां पर जाना और सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता होना एजेंसियों को, तो ऐसे में पीएफआई के लोग कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। ये इन आशंकाओं के मद्देनजर ये छापेमारी की गई है। बहुत सारे, हालांकि एटीएस की तरफ से अभी ऑफिशियल कुछ भी बताया नहीं गया है कि ये छापेमारी किस चीज को लेकर हो रही है, किन बातों को लेकर हो रही है और कितने लोग अभी तक पकड़े गए हैं। क्या जो पकड़े गए हैं उनकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, किन धाराओं में गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, अभी तक ऑफिशियली एटीएस ने कुछ भी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि रेड ऑन गोइंग है। कल शाम से, देर शाम से चल रही है और लगातार चल रही है। आज भी उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में रेड चल रही है। तो जब तक ये पूरा अभियान समाप्त नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, उसके बाद एटीएस अपना ऑफिशियल बयान जारी करेगी कि आखिर पीएफआई के कितने सदस्य पकड़े गए हैं। ठीक है विवेक, आपने विस्तृत जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद। चारधाम यात्रा में एक बार फिर परेशानी हो सकती है लोगों को और ये परेशानी मौसम बढ़ा सकता है। उत्तराखंड में 8 मई तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। कई जगहों पर ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। तो अभी समस्या समाप्त नहीं हुई चारधाम यात्रा की। 8 मई तक येलो अलर्ट उत्तराखंड में मौसम विभाग का। अगले 24 घंटे तक ये अलर्ट जारी रहेगा। चारधाम यात्रा पर अभी भी ये बादल बारिश के और बर्फबारी के मंडरा रहे हैं। अगली अपडेट बिजनौर से है। वहां पर कार सर्विस सेंटर में आग लगने की खबर है। आग ने सर्विस के लिए खड़ी 4 कारों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। थाना कोतवाली शहर के सर्विस सेंटर की घटना है। ये देखिए आप, कार सर्विस सेंटर में आग का कहर। जो 4 कारें वहां पर खड़ी थी वो सब आग की चपेट में आ गई और फिर आप फायर ब्रिगेड का एक्शन वहां पर देख सकते हैं जो इसको बुझाने के लिए जारी था। बिजनौर की तस्वीरें। इधर नेपाल के शुक्ला फांटा के जंगलों से 50 से 60 हाथियों का झुंड लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में पहुंच गया है। इन हाथियों के झुंड में 5 टस्कर हाथी और 7 छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। हाथियों का ये झुंड दुधवा टाइगर रिजर्व के सोनारीपुर बीट इलाके में दिखाई दिया। ये देखिए आप, लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में पहुंचा है हाथियों का एक झुंड। इसमें टस्कर हाथी भी हैं, छोटे बच्चे बड़े बंद कीजिए। नेपाल के शुक्ला खांटा से पहुंचा है ये। पांच टस्कर हाथी और 7 छोटे बच्चे हाथी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।